अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके सवालों के आपके कमेंट्स के जवाब दूंगा ताकि हम सब के नॉलेज में हम सब की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। तो देखते हैं आज का पहला कमेंट। यह कमेंट किया है, इनका नाम है आलिया अहमद और वो लिखते हैं कि सीवी में डेट ऑफ बर्थ एंड नेशनैलिटी मेंशन करनी चाहिए। जी नहीं, सीवी में आप डेट ऑफ बर्थ एंड नेशनैलिटी मेंशन नहीं करोगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी एक पर्सनल सिक्योर इन्फॉर्मेशन है, इसे आप कहीं भी किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करोगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके पासवर्ड रिकवरी के लिए, आपके आईडीज में, आपके बैंक अकाउंट्स के साथ हर जगह यूज होती है, इसलिए आप इसे कभी भी कहीं एक्सपोज नहीं करोगे, आप इसे सीवी में कभी नहीं लिखोगे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयर जब सीवी में किसी की डेट ऑफ बर्थ देखता है तो वो उस शख्स को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि एम्प्लॉयर को ये लगता है कि जब कोई शख्स हमारे पास काम करने आएगा तो वो हमारे बिजनेस सीक्रेट को प्रोटेक्ट करेगा। हर बिजनेस का कोई बिजनेस सीक्रेट होता है कि रॉ मटेरियल कैसा है, प्रोसेस कैसे चलता है, तो एम्प्लॉयर ये एक्सपेक्ट करता है कि जब तक आप उसके वर्कर रहोगे आप उसके बिजनेस सीक्रेट को प्रोटेक्ट करोगे, आप किसी को नहीं बताओगे। और ऐसा वही करता है जो मेंटली तौर पर स्मार्ट हो। और एम्प्लॉयर को कैसे पता चलेगा आपको हायर करने से पहले कि आप स्मार्ट हो के नहीं? इन छोटे छोटे पॉइंट से अगर आप अपनी सीवी में डेट ऑफ बर्थ लिख दोगे तो एम्प्लॉयर समझेगा कि आप स्मार्ट नहीं हो। आप अपनी इतनी ज्यादा सिक्योर इन्फॉर्मेशन जो बैंक में हर जगह यूज की हुई है आपने ऐसे एक्सपोज कर दी, तो एम्प्लॉयर को आपका स्मार्ट लगना बहुत जरूरी है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कभी भी अपने सीवी में नहीं लिखोगे। अगर इंटरव्यू में वो आपसे पूछ ले तो आप उन्हें अपनी एज बताओगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ कभी नहीं बताओगे। बाद में जब आप उनके प्रॉपर एम्प्लॉय बन जाओगे तब वो आपकी डेट ऑफ बर्थ जान लेंगे, लेकिन तब ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो आपके इस सिक्योर इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करें। इसी तरह आप अपनी नेशनैलिटी भी नहीं लिखोगे, लेकिन जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आप अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस लिखोगे। वो आपकी नेशनैलिटी वाली कंट्री भी हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो और कनाडा जॉब अप्लाई कर रहे हो तो आप लिखोगे करंटली रेजिडेंट इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हो और दुबई, सऊदी, कतर कहीं पर रहते हो, काम करते हो और वहां से कनाडा अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने सीवी में कहीं पर भी पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं करोगे। आप वो कंट्री का नाम लिखोगे कि माई करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस दुबई या सऊदी अरेबिया या कतर। आप सीवी में अपनी नेशनैलिटी मेंशन नहीं करोगे। इन दो चीजों से एम्प्लॉयर को लगेगा कि आप मेंटली मैच्योर नहीं हो, आप कंपनी के सीक्रेट इन फ्यूचर प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए वो आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपने कभी भी सीवी में अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका नाम है अवैस भट्टी और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आज की वीडियो से बहुत आंसर मिले। मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, इनका काफ़ी बड़ा सा मैसेज है तो मैं इनके क्वेश्चंस 1 बाय 1 पढ़ के आपको इसके आंसर दे देता हूँ। इन्होंने अपने 3 सवालों में ये पूछा है कि मैं अभी सऊदी अरेबिया में हूँ और मैं कनाडा में जॉब्स कैसे अप्लाई करूँ। और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ वर्क वीज़ा पर कनाडा आ सकते हैं। और इन्होंने तीसरा सवाल पूछा है कि क्या मैं रेड सील एग्ज़ाम करने कनाडा आ सकता हूँ और अपनी फैमिली को भी साथ ला सकता हूँ। पहली बात तो ये कि जैसे मैं आपको जॉब्स बताता रहता हूँ, आप इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक्डइन पर भी जॉब्स आती है और कुछ कनाडा की वेबसाइट्स भी है जैसे कि जॉब बैंक है, वहाँ पर जॉब्स आती है। तो आप इन सब प्लेटफॉर्म्स को देखकर, इंडीड है उसको देखकर आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, आप जब वर्क परमिट पर आओगे तो आप अपनी फैमिली को, बच्चों को साथ ला सकते हो। और जो आपने तीसरा सवाल पूछा रेड सील का, तो जब आप रेड सील करने आओगे तो आप अकेले आओगे। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। यह कमेंट किया है, इनका नाम है राजा मजीद और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ताल्लुक गोजर खां के गांव से है, जिला रावलपिंडी की हदूद में। सर आपने बेहतरीन मशवरा दिया रेड सील प्रोग्राम के हवाले से, जिसमें पहले 179 भी लगा था। रहनुमाई के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे वो लिखते हैं कि मेरा इम्तहान 12 अगस्त को है मिसिसागा सिटी में, लेकिन मेरा वीज़ा अफसर मुतमईन नहीं होता। और इसी तरह से उन्होंने आगे लिखा है कि मैंने 4 दिन का स्टे भी लिखा था उसमें, लेकिन वो मुतमईन नहीं हो रहा। देखिए, वीज़ा अफसर को मुतमईन करने के लिए ना आप ये सोचें कि अगर आप वीज़ा ऑफिसर होते और आपके पास ऐसे कोई एप्लीकेशन आती एक गरीब मुल्क के किसी शख्स की, भले ही आप अमीर होंगे लेकिन आपका मुल्क गरीब है, तो एक गरीब मुल्क से आपके पास एप्लीकेशन आती है कि ये शख्स आना चाहता है रेड सील प्रोग्राम के लिए, तो आपके जहन में क्या क्या होगा कि ये चीज़ होगी तो मैं इसको अप्रूव करूंगा। आपके जहन में क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। आप खुद से भी ये सोच लेना, आपको भी यही आइडियाज़ आएंगे। आप ये देखोगे कि इसकी रिटर्न टिकट है कि नहीं, क्योंकि आपकी कंसर्न तो यही है ना, या आने के बाद वापस जाना चाहिए। तो वापस जाने का सबसे बड़ा प्रूफ होता है रिटर्न टिकट। भले ही आप रिटर्न ना जाओ, टिकट तो होनी चाहिए ना, तो आप रिटर्न टिकट बनाओ पहले। वो थोड़ा सा रिस्क है, वीज़ा ना लगने पर आपके थोड़े पैसे ज़ाय हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करने से ही कामयाबी मिलेगी। जो कोशिश ही नहीं करेगा तो फिर तो कामयाबी नाकामी है ही नहीं ना, कोशिश करने वालों के लिए तो चैलेंज होता है। तो आप एक कोशिश ये कर सकते हो कि आप उसमें रिटर्न टिकट डालो। दूसरा ये कि ये जो आपने 4 दिन का स्टे किया है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। कोई भी शख्स सोचेगा कि यार ये बंदा आ रहा है कनाडा, चलो रेड सील के लिए आ रहा है, लेकिन
इंसान है ना, सोचेगा ना कि मैं इतने खूबसूरत मुल्क आया हूँ, रेड सील तो मेरा हो गया, अब थोड़ा सा घूम के भी तो जाऊँ। तो आप उसको एक लॉजिकल ड्यूरेशन बताओ, थोड़ा सा बड़ा करो आप इस ड्यूरेशन को, 2 हफ्ते कर लो, 3 हफ्ते कर लो। वीज़ा ऑफिसर को ये लगना चाहिए कि हाँ यार जीनियन बंदा है, एग्जाम भी करेगा घूमेगा भी। एक ह्यूमन लेवल पर आप सोचो, ऐसा तो नहीं होता ना कि बंदा लाखों रुपए लगा कर आए कनाडा एग्जाम के लिए सिर्फ 4 दिन के लिए। कौन आता है 4 दिन के लिए? आपका एक दिन का 20 घंटे 22 घंटे का तो सफ़र है, वन वे का सफ़र है। तो लॉजिकली आप सोचिए, यानी कि जो शख्स 22 घंटे का सफ़र करके आएगा, वो यहाँ आने के बाद उसको जेट लैग लगेगा, दिमाग में सारा सिस्टम घूम जाएगा, 2 दिन सोता रहेगा बंदा, उसके बाद उठेगा, रेड सील करेगा, फिर वापस। मतलब ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाइए और टिकट साथ लगाइए उसको मुतमईन करने के लिए। आई होप कि इस तरह से आपका काम बन जाएगा। और एजेंटों से होशियार रहें, अगर एजेंट आपकी डमी टिकट बना रहा है तो वो फेल हो जाएगी, एजेंट आपका डमी होटल स्टे बना रहा है तो वो फेल हो जाएगा। जिस तरह हमें पता है कि ये चीज़ें डमी बनती है, एजेंट डमी बनाकर ये सारा काम करते हैं, इसी तरह वीज़ा ऑफिसर्स को भी पता है कि ये चीज़ें डमी बनती है और इनको कैसे चेक किया जाता है। तो आज के दौर में डमी वाले काम खत्म हो गए हैं, AI आ चुकी है, चीज़ों को वेरीफाई करना बहुत ईजी हो गया है। और जब वीज़ा ऑफिसर जैसे कि गवर्नमेंट का आदमी है, उसके पास गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, वो जब कोई इन्फॉर्मेशन खोदने की कोशिश करेगा उसे सब कुछ मिलेगा, रिसोर्सेज है उसके पास, तो वो जान लेगा कि टिकट डमी है, होटल स्टे डमी है। तो डमी चीज़ें बनाना बंद करें, रियल बुकिंग्स बनाए, फिर आपका वीज़ा लग जाएगा। तो देखते नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है बशारत और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फाज साहब, 2023 में मेरा विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। नाउ मैं वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका विजिट वीज़ा इसलिए रिजेक्ट हुआ था कि आपने उसमें कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाया था, तो फेक डॉक्यूमेंट लगाने पर 5 साल का बैन आ जाता है। फिर आप 5 साल तक कनाडा का कोई भी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो जो रिफ्यूज़ल आया था उसे देख लें कि वो क्या रिफ्यूज़ल था। अगर वो फेक डॉक्यूमेंट का रिफ्यूज़ल नहीं था, फिर आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका आइडिया इट्स रहमान और वो लिखते हैं कि डियर फहद, रिहान हियर, यू आर रियली डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। I get lots of useful information from your videos. My best friend's close friend has been living in Canada for past 10 years. ये बड़ा सा मैसेज है, मैं आपको पूरा पढ़ के ना फिर इसका जवाब बता देता हूँ। इन्होंने अपने मैसेज में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। वो पूछते हैं कि मेरा कनाडा में फ्रेंड रहता है और वो मेरे लिए ब्लू कलर जॉब का बंदोबस्त कर सकता है, तो क्या मैं ब्लू कलर जॉब पर अपनी वाइफ को साथ लेकर जा सकता हूँ और बाद में मैं नर्सिंग का कोर्स करके नर्सिंग की जॉब में मूव कर सकता हूँ? तो जब आप ब्लू कलर के लिए यहाँ आते हो ना, तो अगर वो जॉब टियर 3 तक है तो आप अपनी वाइफ को साथ ला सकते हो ओपन वर्क परमिट पर। अगर वो टियर 4 या टियर 5 में आती है जॉब, फिर आप अपनी वाइफ को ओपन वर्क परमिट पर नहीं ला सकते, लेकिन विजिट वीज़ा पर साथ ला सकते हैं और हर 6 महीने बाद उन्हें इन आउट कराते रहेंगे, यानी कि वो परमानेंटली आपके साथ ही रहेंगी, बस उसमें हर 6 महीने बाद इन आउट आ जाएगा। तो आपके फ्रेंड को अगर आप ये कहें कि टियर 3 तक की कोई जॉब अगर आपको वो दिला दे, तो फिर आपकी वाइफ विद फुल वर्क परमिट आपके साथ आ जाएंगी, कोई इन आउट नहीं करना पड़ेगा। और जो नर्सिंग की बात की आपने, या आने के बाद आप किसी भी जॉब पर यहाँ आ जाओ, आप नर्सिंग स्टडी कर सकते हो और एग्जाम पास करने के बाद आप नर्सिंग की जॉब में जा सकते हो। और मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपका फ्रेंड यहाँ पर है तो उसे रिक्वेस्ट करके कुछ दे दिला के जैसे भी हो सके किसी भी तरह की, चाहे टियर 4 हो टियर 5 हो, कोई भी जॉब पर आ जाए, वाइफ को साथ ले आए, या तो वर्क परमिट पर, ओपन वर्क परमिट पर, या फिर विजिट पर। या आने के बाद आपको इतनी ऑप्शंस मिल जाएंगी कि आप अपनी लाइफ को सेट कर लोगे। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इनका आईडी है मिस्टर रोब्लॉक्स एंड मिस्टर माइनक्राफ्ट और वो लिखते हैं कि अस्सलाम सर, होप आप खैरियत से हैं। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, आप मेरे सवाल का रिप्लाई किया। आपने बताया कि बच्चों का वीज़ा वहाँ आके स्टडी में चेंज हो जाता है, बट प्लीज़ ये भी बता दें कि मदर का वर्क वीज़ा है तो क्या बच्चों की फीस भी देनी होगी? प्लीज़ डिटेल में बताएं। सेकंड ये कि मदर को ब्यूटिशियन का काम आता है और सर्टिफिकेट नहीं है, इसके बारे में भी उन्होंने कहा कैमली रिप्लाई। तो जो पहला सवाल है आपका कि जब आप यहाँ पर एज ए वर्कर आओगे और आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिलेगा और वो उनका वीज़ा स्टडी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको उनकी कोई फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी। वो होंगे एज ए फॉरेनर स्टूडेंट, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर हो इसलिए उन्हें कोई फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी, वो बिल्कुल ऐसे ही फ्री पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर हमारे बच्चे फ्री पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ पर पढ़ने आए और उसके पेरेंट्स में से कोई भी यहाँ पर नहीं रहता, काम नहीं करता, तो उसको एज ए फॉरेन स्टूडेंट फुल फ़ी पे करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों में होती है। लेकिन अगर पेरेंट्स में से कोई भी यहाँ पर है और काम करता है, चाहे उसका स्टेटस कोई भी हो, वर्क परमिट पर है, PR है, सिटीजन है, कोई भी स्टेटस हो, उसके बच्चों की स्कूल की फ़ी नहीं होती, सब एजुकेशन सब फ्री होती है। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा ब्यूटिशियन का, तो ब्यूटिशियन का काम यहाँ पर रेगुलेटेड है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ आने के बाद आप ब्यूटिशियन का कोर्स करो, सर्टिफिकेट लो, फिर आप ब्यूटिशियन की जॉब करो या अपनी ब्यूटिशियन की शॉप खोल लो, जैसे आपको सही लगे।
वो सब चीज़ें यहाँ आने के बाद होंगी। लेकिन डायरेक्टली बाहर से आपको हायर किया जाए, इसके लिए या तो अगर कोई एम्प्लॉयर आपसे इतना कन्विंस हो जाए कि उसे लगे कि मैं यहाँ पर काम ब्यूटिशियन का करा लूँगा लेकिन बुलाता किसी और प्रोफेशन पर हूँ जो रेगुलेटेड ना हो, ताकि वीज़ा निकल आए। तो ये भी पॉसिबल है कि कोई ब्यूटिशियन के पास आप जॉब अप्लाई करें और वो आपके काम से इम्प्रेस होकर आपको किसी दूसरे काम पर यहाँ बुलाए, लेकिन आप उसके जो इन्वायरमेंट होगा, उसके जो वर्क प्लेस होगी, उसके अंदर काम एज अ ब्यूटिशियन करते रहो। तो ये पॉसिबल है। और बाद में आप स्टडी करके सर्टिफिकेट लेकर प्रॉपरली लीगली ब्यूटिशियन ही बन जाओ। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ के लोग कर लेते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया, इनका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फ़ाद भाई। वालेकुम सलाम। फ़ाद भाई, आपकी वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है। मैंने आपसे पूछना था, आई एम ए ट्रक ड्राइवर इन सऊदी अरेबिया फॉर पास्ट 3 ईयर्स। मैं कनाडा आना चाहता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट करना रेकमेंडेड है, आईएलटीएस या सेल्फ-पिप। सेकेंडली, मुझे कैसे अप्लाई करना चाहिए और आने वाले 10-15 सालों में ट्रकिंग जॉब का ओवरऑल कैसा दिखता है कनाडा में? इजिली अवेलेबल होंगी, इन डिमांड प्रोफेशन है या वेट टाइम, स्ट्रिक्ट एंट्री और फॉरनर्स हो सकती है? काइंडली ब्रदर ये क्लियर बताएं, वट एवर यू फाउंड योरसेल्फ इजी। आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है ट्रकिंग के बारे में, और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि कनाडा में ट्रकिंग को कभी जवाल नहीं आएगा, क्योंकि कनाडा बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक ही प्रोविंस में एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए आपको 6-8 घंटे लग जाते हैं। इतना ज़्यादा बड़ा है कनाडा। और एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने के लिए दिनों के हिसाब से टाइम लगता है। फ़्लाइटें चलती है, इतना बड़ा है। लेकिन जो माल होता है वो तो ट्रकों में जाएगा, फ्लाइटों में तो नहीं जाएगा, महंगा पड़ता है। तो ट्रकिंग कनाडा में नहीं ख़त्म होती। जितना बड़ा कनाडा है ना, ट्रकिंग नहीं ख़त्म होती। आई डोंट थिंक सो। कनाडा को इसकी हमेशा ज़रूरत रहेगी। और फिर कनाडा से माल अमेरिका जाता है, अमेरिका से कनाडा आता है, वो एक और लंबा रूट पड़ता है। तो ट्रकिंग है यहाँ पर, अगले 50 साल है, अगले 100 साल है ट्रकिंग। आप इजी हो जाओ। और इसकी कमाई भी ऐसी रहेगी, क्योंकि कनाडा में ट्रक का लाइसेंस लेना बहुत महंगा होता है, हर कोई नहीं लेता। मतलब जो हिम्मत कर ले भी लेता है। तो ऐसा नहीं है कि ड्राइवर ज़्यादा हो गए और ट्रकिंग की जॉब्स कम है, ऐसा कोई सीन नहीं है। ट्रकिंग की बहुत जॉब्स है, बहुत डिमांड रहती है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ मूव करके आ जाते हो ना, आप पहले साल ही करोड़पति बल्कि डबल करोड़पति बन जाओगे, इतना ज़्यादा पैसा है ट्रकिंग में। और जो आपने लैंग्वेज की बात की है, जॉब पर आने के लिए आपको लैंग्वेज की टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए आपको लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। सेल्फ-पिप थोड़ा इजी है, अगर आप सेल्फ-पिप कर लें तो बेहतर है, अदरवाइज आइल्स कर लें। मैंने आइल्स किया था, वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। करने की बात है, जब आप करने पर आओगे तो हो जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। तो लैंग्वेज आप बाद में कर लेना, पहले आप जॉब सिक्योर कर लो। यहाँ आने के बाद या माहौल में रहकर भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। फिर आप आइल्स का एग्ज़ाम करके आप रेजिडेंसी ले लेना यहाँ की। और ट्रकिंग ऊपर ही जाएगी या नीचे नहीं जाती। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है और बढ़ रही है डिमांड। जैसे जैसे यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग दूर दूर जाकर रहते हैं ना, पहाड़ों पर जाकर रहते हैं, तो ट्रकिंग की डिमांड नहीं कम होती। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट किया है, इनका नाम है आमना राजपूत और वो लिखती है कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वर्क वीज़ा कितनी देर का होता है और पीआर के बारे में आप एक डिटेल वीडियो बनाकर पीआर का प्रोसेस बताएं, कैसे होता है, पीआर किन जॉब्स पे मिलती है, पीआर के लिए कितने स्कोर पॉइंट्स वगैरह की ज़रूरत होती है। वर्क वीज़ा का ड्यूरेशन 2 तरह से डिफाइन होता है। अगर आपका काम कॉन्ट्रैक्ट का है तो उतने टाइम का आपको वर्क मिलेगा, और अगर आपका काम कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, परमानेंट जॉब है, तो फिर या तो आपको 2 या 3 साल का वीज़ा मिलेगा, 5 साल का भी मिल सकता है, या फिर आपके पासपोर्ट की जितनी एक्सपायरी है उतना मिल जाएगा। अगर आपके पासपोर्ट में 10 साल पड़े हैं तो आपको 10 साल का भी मिल जाएगा, अगर आप एज ए परमानेंट जॉब आ रहे हो। वो जो टेम्परेरी जॉब है वो नहीं आ रहे। तो ये डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर पर कि वो आपको कितने टाइम का आपको वर्क वीज़ा लगा कर दे दे। वैसे अक्सर लोगों को उनके पासपोर्ट की एक्सपायरी तक मिल जाता है। यानी कि आप यहाँ पर आए परमानेंट जॉब पर, आपने साल काम किया, जॉब चेंज की, लेकिन स्टिकर उस पर वही 10 साल का लगा होगा। यानी कि आपके पास काम है या नहीं है, आप 10 साल कनाडा रह सकते हो। तो वो इस तरह से काम करती है वो चीज़। और जो आपने दूसरा पूछा पीआर के बारे में, पीआर अगर आप किसी इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करोगे जिसमें स्कोर सिस्टम होता है, जैसे एक्सप्रेस एंट्री वगैरह, तब तो आपको स्कोर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप यहाँ आने के बाद, आप यहाँ जॉब पर आए और फिर यहाँ आने के बाद आपने एआईपी के थ्रू, पीएनपी के थ्रू पीआर अप्लाई की है, फिर वो डायरेक्ट हो जाती है, उसमें स्कोरिंग वगैरह फिर नहीं देखी जाती। और जो आपने प्रोफेशन पूछा पीआर के लिए, अभी जो रूल चेंज हुए हैं उसके मुताबिक आपका प्रोफेशन टियर 3 या इससे ऊपर होना चाहिए, तब आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ का सिस्टम यह है कि आप जिसके पास काम करोगे, भले आप टियर 4 पे काम करो, टियर 5 पे काम करो, जब आपका पीआर अप्लाई करने का टाइम आएगा साल के बाद, तो आपका एम्प्लॉयर आपको टियर 3 के पेपर दे देगा। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है यहाँ पर। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपको टियर 3 के पेपर देंगे, आप काम टियर 4 या 5 का कर रहे होगे, आप पीआर अप्लाई करो, पक्के हो जाओ। वो ये भी परवाह नहीं करेंगे कि आप पीआर लेने के बाद छोड़ जाओगे उनको, बड़े दिल के लोग हैं यहाँ पर, तो आप ईजी हो जाओ। मेरे ख्याल में फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि किसी तरह जॉब सिक्योर कर ले, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए।
तो देखते नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है तस्मिया हैदरी और वो लिखती है कि हेलो ब्रदर, कनाडा ईडन फूड के नाम से एक कंपनी का कोई सरदार साहब व्हाट्सएप कॉल्स करते हैं। आई वांट टू नो इज इट स्कैम और सीरियसली कोई व्हाट्सएप कॉल रिलायबल है या कोई व्हाट्सएप कॉल वाला सिस्टम एग्जिस्ट करता है? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जो कनाडा का हायरिंग का ऑफिशियल तरीका है उसमें आपके साथ वीडियो कॉल की जाती है, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो रिकॉर्डेबल प्लेटफॉर्म हो, वेरीफाइबल प्लेटफॉर्म हो। व्हाट्सएप पर नहीं होता, ये उसमें नहीं आता। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर है, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मेरी कंपनी है और मैं किसी को हायर करना चाहता हूँ, मेरे पास सीवी है, मैंने बोला ठीक है व्हाट्सएप पे इंटरव्यू दे दो, मैंने कर लिया इंटरव्यू, जॉब ऑफर भेज दिया, तो मेरी मर्जी है, मैं कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सारे व्हाट्सएप स्कैम है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये लीगल तरीका नहीं है। लीगली लोग जूम को या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को इनको यूज़ करते हैं और वो इंटरव्यू रिकॉर्ड भी हो रहा होता है ताकि बाद में सबमिट हो सके। गवर्नमेंट को अगर ये डाउट हो जाए कि इन्होंने मिली भगत के साथ बंदा बुलाया है तो वो सबूत देंगे ना, ये देखे जिन्हें इंटरव्यू ये हुआ था। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म यूज़ किए जाते हैं, व्हाट्सएप यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो मर्जी उनकी। और हाँ, आपको ये देखना है कि कंपनी कितनी बड़ी है। अगर ये छोटी सी कंपनी है तो ओनर खुद कर लेगा, लेकिन कंपनी अगर बड़ी है तो बड़ी कंपनी का ओनर कभी खुद इंटरव्यू नहीं करता, उसका तो एचआर का डिपार्टमेंट होता है, उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, बहुत स्टाफ होता है, तो वो लोग ये चीज़ें करते हैं। ओनर कभी नहीं करता इंटरव्यूज। लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन इसका ये है कि आप जब तक ये प्रोसेस चलता है आप चलाते रहो। आपको व्हाट्सएप पर इंटरव्यू करना है, करो। जब सामने वाला पैसे मांग ले ना तो आपको श्योर हो जाएगा कि ये फ्रॉड है। सिंपल तरीका, जब भी आपसे कोई पैसे मांग ले ये फ्रॉड है। जब तक कोई पैसे नहीं मांगता वो व्हाट्सएप पर इंटरव्यू करे, व्हाट्सएप पर जॉब ऑफर भेज दे, जो भी करना है कर ले। जब तक वो पैसे नहीं मांगता सब ठीक है। जैसे ही पैसे मांगे वो रॉन्ग नंबर है, वो फ्रॉड है, आप समझ जाओ। इसलिए अगर आपके दिल में डाउट आए भी, जैसे ये आया हुआ है, इग्नोर करो आप, कोई बात नहीं, चलने दो। जैसे चल रहा है व्हाट्सएप पर हो रहा है, होने दो। जब तक वो पैसे नहीं मांगता तब तक आप साथ चलते रहो। पैसे मांगे वो फ्रॉड है, फिर आप दो चार मोटे मोटे उसको सुना के फिर उसको आप ब्लॉक कर दो। तो देखो नेक्स्ट कमेंट। इनका नाम है अब्दुल्ला राजा जंजुआ और वो लिखते हैं कि भाई क्या कनाडा का वीज़ा 4.5 लाख में मिल सकता है? प्लीज़ बताइए मुझे। एक एजेंट कह रहा है 4.5 लाख में वर्क वीज़ा मिल जाएगा और टिकट इसके अलावा है। टिकट तो साफ ज़ाहिर अलावा ही होगी, क्योंकि टिकट तो 4.5 लाख की नहीं आती, वो तो 10 लाख से ऊपर में पड़ेगी आपको। और ये जो 4.5 लाख का वीज़ा है, नहीं, 4.5 लाख का वीज़ा नहीं मिलता। ये फ्रॉड है, सीधा सीधा फ्रॉड है। आप नहीं आओ ऐसे किसी आदमी की बात में। जो जॉब ऑफर मिलता है ना, वो जॉब ऑफर की स्टार्टिंग प्राइस $40,000 है, यानी कि तकरीबन 80 लाख रुपए। और फिर जो जॉब ऑफर आपको देगा वो अपने 10-20 रखेगा, उधर वाला पाकिस्तान वाला एजेंट 10-20 रखेगा, तो 1 करोड़ से ऊपर ही पहुंचता है। जब आदमी के हाथ में जॉब ऑफर पहुंचता है ना, जो खरीद के लेता है, तो उसको 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का पड़ता है जॉब ऑफर। 4.5 लाख में तो कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है, ये सीधा सीधा फेक है, ड्रामा है, ये बच के रहना। देखते नेक्स्ट कमेंट। इनका आईडी है वर्ल्ड म्यूजिक वेब और वो लिखते हैं कि सर अप्लाई के बाद लाइव इंटरव्यू भी देना होगा? अगर देना होगा वो उर्दू में देना होगा या इंग्लिश में? सर इस कमेंट को प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिएगा, शुक्रिया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर लोगों के जहन में आता है कि इंटरव्यू इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, क्योंकि यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आपका उर्दू में इंटरव्यू कर ले। अगर कोई शख्स जो उर्दू बोलता है, जो पाकिस्तान से यहाँ आया था और यहाँ बिजनेस कर लिया, अगर वो भी आपको हायर करेगा ना, इंटरव्यू वो आपका इंग्लिश में लेगा, उर्दू में नहीं लेगा। क्योंकि अगर इन फ्यूचर उसको दिखाना पड़ जाए गवर्नमेंट को, तो वो इंग्लिश वाला ही दिखाएगा। यहाँ की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है, उर्दू वाला तो वो दिखा नहीं सकता। तो इंटरव्यू हमेशा इंग्लिश में होता है। हो सकता है कोई थोड़ा बहुत फ्रेंच में कर ले, लेकिन उर्दू में तो पॉसिबल नहीं है, नेवर। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। इसके अलावा ऐसे बहुत से कमेंट्स हैं जिसने आपने मुझे दुआएं दी है, वेल विशेस दी है। आपकी दुआओं का, आपकी वेल विशेस का बहुत शुक्रिया। और जिन दोस्तों के कमेंट्स में नहीं पढ़ सका, इंक्लूड नहीं कर सका, आई एम वेरी सॉरी। एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन टाइम मिलती रहे। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।